हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज़ सार्तोरीज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ बोथ हिंदी इंग्लिश मीडियम, दिस वीडियो इज़ मेड बायलिंगुअली सो दैट इट कुड बेनिफिट एवरीवन। साथ के साथ इसमें मैंने इंग्लिश के नोट्स के साथ इस वीडियो को बनाया है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी डिस्क्रिप्टिव पेपर तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये है कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट करे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. So whenever we attempt this answer, we will start with the introduction. Then after we will be discussing about that what is Sartori's classification. So Sartori's classification of party system is widely respected and widely accepted framework in political science. Of course, जब हम सार्तोरी को as a political scientist और as a very important political scientist when we talk about the party system, तो definitely इनकी जो classification है या इनका जो concept है ये बहुत ज़्यादा widely accepted है और इन्हें बहुत ज़्यादा widely respected जो concept है ऐसा माना जाता है कि इनकी classification बहुत ज़्यादा important है when we talk about the पार्टी सिस्टम. अब इनका जो पार्टी सिस्टम की क्लासिफिकेशन है, व्हाट डज दिस एक्चुअली डूज, ये किसके बारे में बात करती है? तो ये एनालाइज करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एंड कंपेयर हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड हाउ दे फंक्शन. ये कंपेयर करती है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उनका किस तरह से फंक्शन है, वो कैसे ऑर्गेनाइज हुई डिफरेंट कंट्रीज़ में. इन सभी ही टॉपिक्स पे जो सार्तोरी की क्लासिफिकेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो जो है वो डिपेंड करती है. अब सार्तोरीज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू क्राइटेरियाज. अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली टू क्राइटेरियाज पर बेस करता है. सबसे पहली बात जो ये करते हैं, जो सबसे पहली चीज़ ये नोटिस करते हैं किसी भी कंट्री में, तो वो ये देखते हैं द नंबर ऑफ रेलिवेंट पॉलिटिकल पार्टीज़. ये देखते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एग्जिस्ट जो है वो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी पॉलिटिकल साइंस आपके क्लास 11th में, क्लास 12th में पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, शायद आपने यहीं तक पढ़ा होगा. ठीक है, तो अब वन पार्टी सिस्टम मींस वन, मतलब देयर इज ओनली सिंगल डोमिनेंट पार्टी इन द कंट्री, वो यहां पर भी आएगा, राइट. तो व्हाट डज दिस फोकस अपॉन? दिस फोकस अपॉन द नंबर ऑफ रेलिवेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कि वहां पर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट और द सेकेंड की क्राइटेरिया दैट सार्तोरी कंसीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो जिस पर ये सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, दैट इज द आइडियोलॉजिकल डिस्टेंस एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम. कि मान लो कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मान लीजिए कि देयर इज पॉलिटिकल पार्टी ए एंड देयर इज पॉलिटिकल पार्टी बी. ठीक है, अब मान लो कि जो ए पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो है वो किस पर बेस करती है? हिंदुत्व पर बेस करती है, मान लीजिए. ठीक है, और ये जो बी पॉलिटिकल पार्टी है ये किसी ई आइडियोलॉजी पर बेस करती है. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या आइडियोलॉजिकल डिस्टेंस है दोनों पार्टीज के बीच में. अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ रिलीजन की ही बात कर रही हूँ, मे बी ये सोशलिस्ट हो, ये कैपिटलिस्ट हो, इंपीरियलिस्ट, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो पार्टीज के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिस्टेंस है, ये उस पर फोकस करती है. इंटरैक्शन बिटवीन देम, कि कौन से ऐसे एरियाज में जहाँ पर पार्टी के बीच में आपको इंटरैक्शन नजर आती है. इन सब चीज़ों के ऊपर जो सार्तोरी हैं वो हमेशा फोकस करते हैं जब भी वो पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. तो वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं? नंबर वन थिंग इज कि वहाँ पर कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड दूसरी बात क्या है कि उनके बीच में कितना आइडियोलॉजिकल डिस्टेंस है, एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम. अब सार्तोरीज की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 7 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है. अगर आप ये अपना आंसर लिख रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद पार्टी सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द सार्तोरीज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम. इस तरह से आप आंसर की लेंथ बढ़ा सकते हैं. एंड फॉर मेकिंग इट मोर प्रेजेंटेबल आप इस तरह के फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं. दैट विल डेफिनेटली गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन. ओके, सो सार्तोरी की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पार्टीज, पार्टी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड दैट आर एग्जिस्टिंग. वन पार्टी सिस्टम, हेजिमोनिक पार्टी सिस्टम, प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, प्लूरलिज्म, लिमिटेड प्लूरलिज्म, और इसी को हम मॉडरेट मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, एक्सट्रीम मल्टी पार्टी सिस्टम एंड पोलराइज्ड प्लूरलिज्म. अब ये सभी नाम आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि इसके बीच में क्या है, तो इसकी भी बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी. पॉइंट वाइज मैं आपका आंसर फ्रेम आउट कर रही हूँ कि अगर आप अपने एग्जाम में आंसर को इसी फॉर्मेट में भी लिख देंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट एंड इट विल ब्रिंग वेरी गुड मार्क्स फॉर यू. ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज कि क्या है पार्टी सिस्टम्स, कैसे डिफरेंट पार्टीज एक दूसरे से पार्टी सिस्टम डिफरेंट है.
लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब. ओके, सो वन पार्टी सिस्टम मीन्स ओनली वन पार्टी इज अलाउड. वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी एंड देयर इज नो कॉम्पिटिशन. ऑफ कोर्स जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन. एग्जाम्पल हो गए इसके नॉर्थ कोरिया एंड चाइना. ठीक है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सेकेंड इज हेजिमोनिक पार्टी सिस्टम. ठीक है, अब हेजिमोनिक वर्ड का मतलब होता है डोमिनेंस, यानी कि एक ऐसा पार्टी सिस्टम जहाँ पर कि आपको दिखेगा कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस है. व्हाट डज हेजिमनी मीन्स? हेजिमनी मीन्स अथॉरिटी और पावर. अदर पार्टीज में एग्जिस्ट बट रूलिंग पार्टी डोमिनेट सो स्ट्रांगली. बाकी पार्टीज भी एग्जिस्ट कर रही हो सकती हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वही सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वही बार बार रूल में आ रही है, एंड रियल कॉम्पिटिशन इज एब्सेंट. क्योंकि मैंने ऊपर कहा कि और पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन एक ही पार्टी है वो लगातार डोमिनेट कर रही है, तो देयर इज नो रियल कॉम्पिटिशन. बाकी वाली पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, अदरवाइज देयर इज नो रियल कॉम्पिटिशन. अब अथॉरिटेरियन रिजीम्स आप लोगों को पता ही है. ठीक है, आपको पता ही है कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं उसमें क्या है कि एक अथॉरिटेरियन पार्टी होती है, वही लगातार रूल करती है, उसी का डोमिनेशन होता है. फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मैक्सिको. ठीक है, आप ये एग्जांपल लिख सकते हो. फिर है प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम. प्रीडोमिनेंट यानी कि जो पहले से ही हो. मल्टी पार्टी compete बट वन पार्टी रिपीटेडली विन्स इलेक्शंस एंड डोमिनेट्स. प्रीडोमिनेंट जो कि पहले से ही डोमिनेंट हो. यहाँ पे क्या है कि मल्टी पार्टीज, इधर मल्टीपल पार्टीज ABCDEFG, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन उनमें से एक ही पार्टी ऐसी है जो कि लगातार इलेक्शन को जीतती है और बार बार उसका पॉलिटिक्स में डोमिनेंस होता है. जैसे कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर ले, हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, 57 में, 1962 में. तीनों ही टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई विद फुल मेजॉरिटी. तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी यही थी. उसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, लोगों का फेथ इससे जुड़ा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इसमें. ठीक है, अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, उसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार जीत रही थी. ठीक है, लेकिन बाद में वो चीज़ चेंज हो गई. उसके बाद आपने देखा ही कि मल्टी पार्टी सिस्टम, कोएलिशन पार्टी, ये सब चीज़ें आ गई. लेकिन उससे पहले उस फेज़ को हम प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम बोल सकते हैं, कि वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट एक ही पॉलिटिकल पार्टी लगातार पावर में आ रही थी. दिस इज कॉल्ड प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. नाउ वी हैव टू पार्टी सिस्टम. ऑफ कोर्स देयर आर टू मेजर पार्टीज ऑल्टरनेट इन पावर. मान लो दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, A और B. अभी ये रूल में है और ये हट गई तो ये रूल में आ जाएगी, ये हट गई तो फिर दोबारा ये वाली रूल में आ जाएगी. ठीक है, माइनर पार्टीज एग्जिस्ट, छोटी छोटी पार्टीज और भी एग्जिस्ट करती हैं, बट दे डू नॉट चैलेंज द टू डोमिनेंट वंस. लेकिन ये दो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कि बाकी वाली पॉलिटिकल पार्टीज उनकी डोमिनेंस को चैलेंज ही नहीं कर सकती. मतलब अगर उनका जैसे मान लो कि इनके बीच में वोट्स जो हैं वो इस हिसाब से मिल रहे हैं कि इसको 40 मिले, इसको मान लो 50 मिल गए, तो सिर्फ 10% ही वोट्स इस तरह से बटे हैं, कोई 2-3, है ना, इस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस है, तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं है. तो दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट है. जैसे USA में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आर दीज टू आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, एंड UK में वी हैव लेबर पार्टी and we have conservative party. Now we are going to talk about what is limited pluralism और moderate multi-party system. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मतलब 3-5 पार्टीज जो हैं वो मतलब एग्जिस्ट करती है. मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम तो है ही, लेकिन किसी एक की भी एब्सोल्यूट डोमिनेंस नहीं है. आपको नहीं नज़र आ रहा कि सिर्फ A पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत चुकी है, ऐसा नहीं है. आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन टू इज मॉडरेट. अब मान लो कि ये 3-5 पॉलिटिकल पार्टी, अब आपके पास 2 पॉलिटिकल पार्टीज हो जिनकी बहुत ही कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं. ठीक है, A जो है ये बात करते हैं सोशलिज्म की. ठीक है, मान लो ये सोशलिज्म की बात करते हैं, और जो B है ये बात करता है कैपिटलिज्म की. तो आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ बहुत ही कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज हैं, है ना. आप चूज कर सकते हो कि वेदर आई एम अ सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म और वेदर आई एम अ सपोर्टर ऑफ अ कैपिटलिज्म. यू कैन चूज बिटवीन दीज टू. लेकिन मान लो कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की एकदम काइंड ऑफ सेम ही आइडियोलॉजीज हैं एंड देयर आर वेरी माइनर डिफरेंस. तो उस टाइम पर लोगों के लिए अपने लिए राइट चॉइस को चूज कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडरेट होगा. कोलिजन गवर्नमेंट बनेगी.
सो लिमिटेड प्लूरलिज्म में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, तो वो सभी पार्टीज़ एक साथ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगी, तो उनमें बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा सरकार आप अनस्टेबल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। इसी का अपोजिट, लिमिटेड प्लूरलिज्म का अपोजिट या मॉडरेट मल्टी पार्टी सिस्टम का अपोजिट नेक्स्ट है, दैट इज एक्सट्रीम मल्टी पार्टी सिस्टम, मोर देन 5 रेलिवेंट पार्टीज। अब व्हाट इज रेलिवेंट पार्टीज, ये मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी कि सार्तोरी रेलिवेंट पार्टी किसे कहता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए आप मान के चलो कि मोर देन 5 पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब काफ़ी सारी पार्टीज हैं। कोई भी सिंगल पार्टी या कोई भी स्टेबल कोलिशन जो है वो डोमिनेंट नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि कहने का ये मतलब है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता तो नहीं ही मिल रही है, अब वो कोलिशन बन रहा है, ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट बन पा रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका वेमार रिपब्लिक, ठीक है। तो दीज आर द 6 वी हैव डिस्कस्ड। सो दिस इज द लास्ट वन, दैट इज पोलराइज्ड प्लूरलिज्म। तो पोलराइज्ड प्लूरलिज्म को आप पोलर से समझ सकते हो, यानी कि दो पोल्स, जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, बहुत ज़्यादा दूर, वैसे ही कि मोर देन 5 पार्टीज विद एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका कि बहुत ही एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अगर एक कुछ कहता है तो दूसरा उससे बिल्कुल विपरीत कहेगा, बिल्कुल डिफरेंट कहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होगा, एंटी सिस्टम पार्टीज होगी, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होंगे, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन, कि हर जगह अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी, और वो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं होंगे दूसरे की आइडियोलॉजी को लेकर, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल फ्रेगमेंटेशन होगा। इसकी एग्जाम्पल होगी इटली। अब मैं बात करूंगी कि सार्तोरी का क्या कॉन्सेप्ट है ओवर अ रेलिवेंट पार्टी, कि कौन सी पार्टी को हम रेलिवेंट पार्टी बोलेंगे। तो वो कहता है कि वो पार्टी रेलिवेंट पार्टी है इफ इट हैज़ अ कोलिजन पोटेंशियल। कोलिजन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर उस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने के काबिल हो, ठीक है। और दूसरा है इट हैज़ अ ब्लैकमेल पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ ब्लैकमेल पोटेंशियल का, कि उसकी जो एग्जिस्टेंस हो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के टैक्टिक्स पर उसका असर हो, कि मतलब दिखे कि जैसे रोल ऑफ ओपोजिशन जिसको हम कहते हैं, कि जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी दूसरी पार्टीज हैं, उनको मन में एक डर हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इसकी एग्जिस्टेंस की वजह से हमें अपने वर्क्स में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, ताकि हम शो कर सके कि हमने अगर कोई एक्शन किया है तो हमने उस एक्शन को क्यों किया है और बाय व्हाट अथॉरिटी हमने उस एक्शन को किया है। अब सार्तोरी की क्लासिफिकेशन के क्या की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो इसकी अप्रोच सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि क्वालिटेटिव है, कि ऐसा नहीं कि एग्जिस्टेंस में बस नाम आ गया कि इस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये वाली थ्योरी दी है, बल्कि इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव है, और ये फोकस करता है बहुत सारी चीज़ों पे, दैट इज़ पार्टी इंटरेक्शन। जैसा कि हमने देखा है कि पार्टीज़ के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हर तरीके का पार्टी सिस्टम डिस्कस कर दिया। अगर हम अपने पार्टी सिस्टम के बारे में जैसे पढ़ते हैं तो हम वन पार्टी, बाय पार्टी, मल्टी पार्टी इसी पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा डिटेल में देखा कि यहाँ पर मॉडरेट है, ठीक है, कहाँ पर एक्सट्रीम हो रहा है पार्टी सिस्टम की, कहीं पर वहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं हो पा रही है, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। फिर वी टॉक अबाउट पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, की बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से आइडियोलॉजीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस कन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स चल रहा है। तो ये सभी चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखते इस बड़ी ही कॉम्प्रीहेंसिव थ्योरी को हमें दिया, विच इज़ नॉट जस्ट न्यूमेरिकल बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। पार्टी इंटरेक्शन पे, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, इन सभी चीज़ों पर जो है वो सार्तोरी ने फोकस देकर एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच हमें दिखाई पार्टी सिस्टम को स्टडी करने की, एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज आई हैव टोल्ड यू। इसको अभी तक इसकी रेलिवेंस है, इसको अभी तक पढ़ा जाता है, इसको अभी तक इंपॉर्टेंस दी जाती है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी competitive, or if you are generally doing BA